हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण में हम ये एक फ्रिंज चौड़ाई दो तरंगों से संबंधित और तरंग की तरंग दैर्ध्य ये ज्ञात करेंगे। डेटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस। तो दोस्तों, ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर में एक ऑप्टिक्स बुक चलती है, उसके डार्क रूम का प्रैक्टिकल है। इसके लिए हम एक सोडियम लैंप ले लेते हैं चारों और एक बॉक्स ले लेते हैं लकड़ी का, ठीक है। और उस बॉक्स में हम दो छोटे छोटे होल कर देते हैं और उन होल से फिर से लाइट एमिट होती है। तो वो जो होल है वो एज ए कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कला संबद्ध स्रोत की तरह बिहेव करते हैं। और फिर जो उन सोर्सेज से वेव फ्रंट डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा हम यह प्रोसेस लेंगे और पर्दे के ऊपर हमें कुछ चमकीली और कुछ काली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, यानी कि कुछ डार्क और कुछ ब्राइट। तो ये हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने ये एक सोर्स ले लिया S, और इस सोर्स के सामने यहाँ हमने दो सोर्स ले लिए दोस्तों। एक S1 सोर्स है और एक S2 सोर्स है। इससे लगभग फाइनाइट डिस्टेंस पर आपको लगना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है। और इन दोनों जो सोर्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। ये सारी की सारी प्रोसेस हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे हम पर्दा कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप लगा रहता है, दूर हो तो टेलीस्कोप लगा रहता है। तो यहाँ से दोस्तों जो रे है वो यहाँ इस पॉइंट पर, यानी इसके जो मिड पॉइंट पर यहाँ पहुँच जाए, ऐसा हम एज्यूम करें O पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये दोनों की दोनों रे के लिए जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है वो दोनों समान रहता है। जब दोनों के दोनों समान रहेंगे तो ये जो O बिंदु है ये ब्राइट प्राप्त होगा, यानी कि चमकीला प्राप्त होता है। फिर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर यहाँ कोई पॉइंट P ले लेते हैं जो इसके मिड पॉइंट से O से x दूरी पर है, और इस तरह से यूं। क्लियर। अब ये जो पॉइंट P है x पर है, ये पॉइंट P कैसा है, ब्राइट है या डार्क है, इसको हम मेजर करेंगे। इसके लिए यूं एज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ से हम एक O डैश पॉइंट ले लेते हैं। इससे ये कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, थीटा। और ये जो S1P जो डिस्टेंस है ये आपके क्या है, छोटी है, और S2P जो डिस्टेंस है ये बड़ी है। तो इनको इक्वल करने के लिए यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं, जो S1A बन जाएगा। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी दोस्तों थीटा हो जाता है। क्लियर। तो हम दोस्तों ये डायग्राम यूं बनाते हैं, इसके बारे में आपने लिख रखा है एज शोन इन फिगर, चित्रानुसार, ठीक है। एस इज ए नैरो सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है। क्लियर। और की जगह S1 and S2 स्रोत S से समान दूरी पर दो द्वारक हैं। दिस अपर्चर एक्ट्स एट द कोहेरेंट सोर्स, जो कि किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कला संबद्ध स्रोत की तरह
व्यवहार करते हैं। जो कि किसकी तरह व्यवहार करते हैं दोस्तों? कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। कला संबद्ध स्रोत से मतलब क्या है कि कला संबद्ध स्रोत दोस्तों ऐसा स्रोत है जिससे तरंगे उत्सर्जित होंगी, तो वे जो तरंगे हैं उन तरंगों के मध्य जो कोण है वो समान होंगे, और जो कोणों का अंतर है यानी फेज समान और फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट या जीरो होती है, वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। एंड सपोज डिस्टेंस S1 S2 इज d, माना कि S1 S2 के मध्य दूरी कितनी है दोस्तों? d है। कितनी है? d है। क्लियर? पॉज करके लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ से जब कोई रे S1 पॉइंट से और S2 पॉइंट से यानी कि दोनों के दोनों अपेर्चर से पॉइंट O पर यदि इंसिडेंट होती हैं, तो दोनों की दोनों रे का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस सेम होने के कारण ये पॉइंट O ब्राइट होगा। ठीक है। वो कंडीशन हम नहीं लिख रहे हैं और न ही लेंगे। तो द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन सिचुएटेड एट डिस्टेंस d। जो भी इंटरफेरेंस की प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है? स्क्रीन के ऊपर। और वो कितनी दूरी पर सिचुएटेड है दोस्तों? d दूरी पर स्थित है। फ्रॉम द मिड पॉइंट O डैश पॉइंट से O पॉइंट की दूरी और S1 S2 पर है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेवलेट्स फ्रॉम S1 एंड S2 इन रीचेज द पॉइंट P आर S1P एंड S2P रेस्पेक्टिवली। यानी यहां से जो चली हैं किरणें P पॉइंट पर, तो वो जो डिस्टेंस है वो कौन कौन सी हो गई? S1P और S2P हो जाती है। ठीक है। तो यहां हम ले रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न यानी व्यतिकरण प्रतिरूप। व्यतिकरण प्रतिरूप को स्क्रीन पर यानी पर्दे पर, किस पर है दोस्तों? पर्दे पर दर्शाया गया है। जो कि O डैश मध्य बिंदु S1 S2 से d दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों? d दूरी पर स्थित है। ठीक है। और जो तरंगिकाएं हैं, तरंगिकाएं यहां से प्राथमिक तो तरंग जारी थी, अब ये द्वितीयक स्रोत बन गए और द्वितीयक स्रोत से जो तरंगिकाएं जा रही हैं, तो तरंगिकाएं बिंदु P पर, तरंगिकाएं बिंदु P पर गति करें तो S1 एंड S2 स्रोत से क्रमशः कौन कौन सी दूरियां हैं दोस्तों? S1P व S2P, S1P एंड S2P दूरियां होती हैं। ठीक है। तो तरंगिकाएं जो हैं वो बिंदु कहाँ गति कर रही हैं? बिंदु P पर, बिंदु
P की ओर, बिंदु P की ओर गति करें तो S1 और S2 स्रोत से क्रमशः कौन कौन सी दूरी प्राप्त होती है? S1P और S2P दूरी प्राप्त होती हैं। क्या हो जाएंगी? प्राप्त होती हैं। क्लियर दोस्तों? सिंपल है। हाँ तो दोस्तों अब हम यह देख रहे हैं कि दोनों की दोनों जो तरंगें हैं वो बिंदु P पर पहुंच रही हैं, तो इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर है। क्या है? पथांतर। तो टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस, to calculate phase difference we take perpendicular S1A on S1S2 on S1P सॉरी। तो हम S1P जो पाथ है ऑन S1P पाथ, उस पर हम क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। चलो लिख लेते हैं। पथांतर का मान ज्ञात करने के लिए, पथांतर का मान ज्ञात करने के लिए S1P पथ पर S1A लंब डालते हैं। S1A तो दोस्तों S1A जब लंब डालेंगे, लंब डालते हैं, ठीक है, S1A लंब डालते हैं। तो दोस्तों लंब डालने पर हुआ क्या? S1A ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा AP के। किसके इक्वल हो जाएगा? AP के। और ये जब इक्वल हो गया तो ये जो फालतू की दूरी है कौन सी? S2A। तो S2A जिसको हम डेल्टा कह देते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी? S2P माइनस S1P किसके इक्वल हो जाती है? डेल्टा इक्वल्स टू S2P माइनस S1P डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो इसके लिए हम दोस्तों जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी यूज में ले लेते हैं काफ़ी बुक में, और यहाँ हम सिंपल सा ट्रायंगल को यूज में लेते हुए तो भी हम ये पाथ डिफरेंस है ये मेजर कर लेते हैं। तो ये क्या है? पथांतर। ये क्या है? पथांतर है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो इसके लिए होगा क्या? आप देखिए, इसके लिए सिंपल सा यह होगा, आप ये जो एंगल है, कौन कौन से एंगल, ये जो आपने ले रखा है O डैश P, O डैश P, और ये वाला एंगल भी एंगल AS1 S2 इक्वल्स टू किसके है दोस्तों? एंगल थीटा के है। और थीटा जो है दोस्तों इज ए स्मॉल या वेरी स्मॉल, बहुत छोटा कोण है। ठीक है, बहुत छोटा कोण है। साथ ही साथ इसमें हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एक तो हम ले रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल, ये वाला जो दिखाई दे रहा है PO डैश O, कौन सा ले रहे हैं? PO डैश O से। ठीक है, PO डैश O से क्या आएगा? इससे हम देखिए दोस्तों, ये आपको बेस और क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी आधार और लंब दे रखा है। तो जो दे रखा है उसकी सहायता से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलते हैं उसी को हम यूज में लेंगे। तो क्या निकल रहा है?
tan थीटा आ रहा है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, OP अपॉन ओ डैश, यानी OP हो गया x और ओ डैश कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ओ डैश कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपके 1 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? ठीक इसी प्रकार हम आगे एक और इक्वेशन के लिए एक और ट्राइंगल ले लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ले लिया, S2 S1A। तो इसमें दोस्तों देखिए अपन क्या ले लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, ये बेस हो गया, ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये वाला अपने को गिवन है। तो जो गिवन है यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो हमको गिवन है, परपेंडिकुलर S2A और अपॉन S1 S2। तो सिंपल सा ये है कि साइन थीटा यहाँ क्यों लिया, टेन थीटा यहाँ क्यों लिया, वो इसलिए लिया कि जो वैल्यू आपको दी गई है, मेजर कर सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम से, वो अपने को नहीं करना है। तो इसमें एक तो ये मेजर करनी है, ठीक है, यहाँ वैल्यू में आंसर में लेना है, और एक ये ले लिया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू S2A। S2A दोस्तों पथांतर है, और S1 S2 क्या है, स्मॉल d है। तो थीटा जब आपने लिखा है वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के, और ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा किसके, थीटा के। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, ये दोनों के दोनों हम लिख लें, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया डेल्टा अपॉन डी इक्वल्स टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, एक्स अपॉन कैपिटल डी आ जाता है। तो डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, एक्स अपॉन कैपिटल डी। तो दोस्तों ये आपके आ गया S2A इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस, पथांतर। तो दोस्तों इस पथांतर की हेल्प से हम जो फ्रिंज विड्थ है यानी फ्रिंज चौड़ाई और वेवलेंथ, फ्रिंज चौड़ाई और फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ ये डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये दोनों ही डिटरमाइन करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के लिए और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई बात इसमें आपको कुछ अच्छी लगी या बुरी लगी तो कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।